फुटबॉल की एक बहुत ही कमाल की बात है कि इस गेम का नाम तो फुटबॉल है, लेकिन असल गेम तो पूरा दिमाग का है और जो खेला जाता है वो यहाँ से ही खेला जाता है। इस बात का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल हमें देता है ये वाला सीजन। 2025-26 सीजन आधे से ज़्यादा बीत चुका है। फरवरी के महीने में हम हैं, सारी लीग्स काफ़ी टाइट चालू है। अब ऐसे में क्या हो गया, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है। अब बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर है कि कौन सी लीग कौन जीतने वाला है। हम ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या वो बार्सिलोना या रियल मैड्रिड होगी, क्या वो मैन सिटी या आर्सेनल होगी, या क्या वो पीएसजी या लायंस होगी। शुरुआत करते हैं प्रीमियर लीग से, जहां पे हमने देखा कि शुरुआत में तो आर्सेनल एक पूरे सरप्राइज पैकेज की तरह ही, जहां पे लिवरपूल की बात चल रही थी वहां पे आर्सेनल ने हम सबको शॉक किया। हम सबको पता है इनिशियल पार्ट ऑफ द सीजन में ये लगा कि आर्सेनल के पास वो मेंटालिटी है। जनवरी तक के ये लग रहा था कि नहीं, इस सीजन तो आर्सेनल पक्का जीत ही जाएगी प्रीमियर लीग। इसके अलावा बाकी सारे कॉम्पिटिशन में भी बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक से जनवरी में उन्हें क्या हुआ और वो अपना मोमेंटम खो चुके हैं और अब टाइटल रेस में वापस आ चुकी है मैन सिटी। तो स्पेशली वुल्स के वो 2-2 ड्रॉ के बाद काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं आर्सेनल के ऊपर। क्या उनकी मेंटालिटी चली गई है, क्या वो बॉटलर्स है, या जो भी चालू है। तो इस बात को हमको समझना होगा कि आप जब प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं तो आप अप्रैल के पहले शायद ही टाइटल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अप्रैल या मई के पहले आप नहीं बोल सकते कि ये टीम टाइटल जीत गई है, क्योंकि ये प्रीमियर लीग है दोस्तों, ये प्रीमियर लीग है। जनवरी पे जहाँ पे मैन सिटी का एक बहुत ही खराब रन आया, उन्होंने 2-3 गेम्स ड्रॉ कर लिए, हार गए। उसके बाद ऐसा लगा 7 पॉइंट की लीड एस्टेब्लिश हो गई थी आर्सेनल के पास। उसके बाद लगा गेम खत्म है, लेकिन उसके बाद आर्सेनल ने थोड़ा थोड़ा बॉटल करना शुरू किया और मैन सिटी ने भी अपने मैचेस गंवाए नहीं, वो जीतते गए। अब जिस टीम को हम लोग पूरे स्टार्ट ऑफ द सीजन से अभी तक के डिफेंस के लिए अप्रिशिएट कर रहे थे, वो टीम वुल्स जैसी टीम से आखिरी के 10-15 मिनट में 2 गोल खा लेती है। देखिए, डिफेंसिव स्ट्रगल्स हर टीम के होते हैं, हर टीम कभी ना कभी डिफेंसिवली स्ट्रगल करती है, एक आध मैच में ऐसा चलता रहता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट आर्सेनल से एक्सपेक्टेड नहीं था, स्पेशली जब आप टाइटल के लिए चैलेंज कर रहे हैं और आपके पीछे पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी बैठी है, जो कि फुल फॉर्म में, जो कि लिवरपूल की इस विक्ट्री के बाद बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रही है और उनके दिमाग में वो जील दिख रही है, उनके दिमाग में पैशन दिख रहा है कि हमें आर्सेनल को किसी भी तरह बीट करके प्रीमियर लीग जीतनी है। और देखो, सबसे पहले तो मैन सिटी ने न्यूकासल को हराया 2-1, बहुत बढ़िया विन निकाली। एक हार्ड फॉट विन थी, उतनी कन्विंसिंग तो नहीं, लेकिन मेहनत करके उस मेंटालिटी को रख के वो विन निकाली, जिसके बाद लगा कि नहीं, आर्सेनल के पास मेंटालिटी नहीं है, मेंटालिटी तो मैन सिटी के पास है, वही लीग जीतेगी। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि टॉटनहम हॉटस्पर के स्टेडियम पे आर्सेनल उनको 4-1 हरा देती है। एब्रेची एजे का आर्सेनल के लिए साइन करने का पूरा ऑब्जेक्टिव ही ये था कि वो टॉटनहम के अगेंस्ट गोल मारे और उनको वो बताए कि क्यों तुम एक छोटे क्लब और क्यों मैंने तुम्हारे लिए साइन नहीं किया। तो 2 बार चमाट मार दी एब्रेची एजे ने टॉटनहम के ऊपर और विक्टर ग्योकेरेस ने भी 2 गोल मार दिए। तो यहाँ पे अब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि पूरा गेम यहाँ का है, तो एट द एंड ऑफ द सीजन यही डिपेंड करेगा कि मैन सिटी या आर्सेनल, कौन सी टीम के पास है स्ट्रॉन्गर मेंटेलिटी, क्योंकि दोनों टीमें जीतना चाहती है प्रीमियर लीग टाइटल। ठीक है, आर्सेनल बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, उनकी डेस्परेशन समझ में आती है, इतने साल से नहीं जीत रहे हैं, मैनेजर परेशान है, इस सीजन इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, सब ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारा पैसा खर्च किया। आर्सेनल के पास तो बढ़िया वाली डेस्परेशन है और उनके पास उस डेस्परेशन को फुलफिल करने लायक स्क्वाड भी है, उनके पास बीच में फॉर्म भी था। बात करते हैं मैन सिटी की, तो मैन सिटी के पास डेस्परेशन तो मुझे नहीं पता है या नहीं, लेकिन पेप गार्डियोला के पास जरूर बहुत बड़ी डेस्परेशन है, क्योंकि पता नहीं उसका आखिरी सीजन है या एक और सीजन है, या पिछले सीजन जितना भी ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा मैन सिटी को, उसके बाद इस सीजन एक रिप्लाई तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऐसा बहुत लोग कह रहे थे कि वो पेप गार्डियोला है, वो सीजन तो लगातार बिना टाइटल जीते नहीं जा सकता यार, वो जीतेगा ही टाइटल, ऐसी बातें चालू थी। और अब देख के लग भी रहा है कि पेप गार्डियोला ने अपना वो मोड ऑन कर लिया तो जनरली जनवरी में एक्टिव करता है, इस बार उसने फरवरी में एक्टिवेट कर लिया है। तो पेप गार्डियोला तो आ रहा है फुल फोर्स से आर्टेटा के ऊपर। अब आर्टेटा के पास बहुत बड़ा टास्क है। मैं कहता हूँ इस वक्त मैन सिटी से बड़े प्रेशर में आर्सेनल है, क्योंकि ऑफकोर्स उनके पास 2 पॉइंट की लीड है, उन्हें अपनी लीड को बचाना है किसी भी तरह, लेकिन इतना आसान होगा नहीं है। और भाई तुम एक बार सोच के देखो, वो जो एतिहाद पे मैच होने वाला है मैन सिटी आर्सेनल का, वो क्या मैच होगा भाई। वो मैच मैच ऑफ द सेंचुरी बन जाएगा भाई। इतनी बढ़िया स्टोरी लाइन, इतना बढ़िया सब कुछ सेटअप हो रखा है यहाँ पे, और वो मैच प्रोबेबली बता देगा हमें कि कौन डिजर्व करता है एक्चुअली ये टाइटल। लेकिन बात सिर्फ प्रीमियर लीग कौन जीतेगा इस पे खत्म नहीं होती, इससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट हो रखा है प्रीमियर लीग के टॉप 4 या टॉप 5 फिनिश के लिए, जहाँ पे एस्टन विला, चेल्सी, मैन यूनाइटेड और लिवरपूल कुत्ते बिल्लियों जैसे लड़े जा रहे हैं। तो इस पे भी हमें आना होगा, पता करना होगा कि कौन आता है टॉप 5 और टॉप 4 में, कौन खेलता है अगले सीजन चैंपियंस लीग फुटबॉल। अगर हम यहाँ पे बात करें तो विला 3rd पे बैठी है, उसके बाद लिवरपूल, चेल्सी, मैन यूनाइटेड तीनों हैं जो अपनी पोजीशंस फ्लक्चुएट कर रहे हैं। यहाँ पे लिवरपूल और चेल्सी उतने कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे हैं, पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं। लिवरपूल बीच में मोमेंटम पकड़ती है लेकिन फिर से ड्रॉप कर देती है। चेल्सी के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैन यूनाइटेड की बात करें तो उन्होंने ठीक ठाक मोमेंटम अभी पकड़ा हुआ है अंडर कैरिक, और ऐसा लग रहा है कि वो एक टॉप 4 पोजीशन जरूर गारंटी कर लेंगे। तो बात बचती है चेल्सी और लिवरपूल के बीच में, और ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम फिनिश करती है चैंपियंस लीग स्पॉट के लिए। अगर आप एक चेल्सी, लिवरपूल, यूनाइटेड, एस्टन विला किसी भी टीम के फैन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको अपनी टीम के परफॉर्मेंस के बारे में क्या लगता है। प्रीमियर लीग चैंपियन कौन बनेगा, ये बात इस पे भी डिपेंड करती है कि कैराबाओ कप कौन जीतेगा। कैराबाओ कप में जो भी जीतेगा उसके बाद एक एडिशन तो रहेगा ही कॉन्फिडेंस का, लेकिन ये बात नोटिस करने वाली है कि भाई ये प्रीमियर लीग है, ये फुटबॉल है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, रिवेंज की भावना जो होती है ना, वो टीमों को खा जाती है। तो जो टीम हारेगी वो कितने खतरनाक रिवेंज मोड में रहेगी भाई,
कि हम तो कैराबाओ कप हारे, अब तो हमको कुछ भी करके प्रीमियर लीग जीतनी है। तो कैराबाओ कप पे भी नजर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि आर्सेनल जीती है या मैन सिटी। ये बढ़ते और बात करते हैं ला लीगा के बारे में, जहाँ पे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड 2 पॉइंट्स के गैप से सेपरेटेड है और एक गेम वीक में ये टीम ड्रॉप करती है पॉइंट्स, अगले गेम वीक में दूसरी टीम ड्रॉप करती है पॉइंट्स। तो ये ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों भी टीमों के जो डिफेंसिव स्ट्रगल्स है वो कंटिन्यू हो रहे हैं। मैं कहूंगा रियल मैड्रिड के पास थोड़े बहुत अटैकिंग स्ट्रगल्स भी है, क्योंकि जिस दिन एम्बाप्पे या विनी नहीं है उस दिन उनके गोल नहीं आते हैं, लेकिन डिफेंसिवली तो दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही है। इनफैक्ट बार्सिलोना के डिफेंसिव स्ट्रगल्स और ज्यादा है मैड्रिड से। करंटली तो बार्सिलोना टॉप पे है, लेकिन कौन सा बार्सिलोना फैन भी एग्री करेगा कि वो कंफर्टेबली ये सीजन टाइटल जीत सकते हैं। रोनाल्ड अराहो पता नहीं कितने महीने से, कितने सालों से अपनी मेंटल रिकवरी कर रहे हैं भाई। ऐसा कौन सा डिप्रेशन चला गया, मस्ती समझ लो, रेड कार्ड को मस्ती में मारा था, भूल जा भाई, आगे बढ़ जिंदगी में। वो वापस ही नहीं आ रहा। क्रिस्टेंसन पूरा सीजन इंजर्ड रहता है। कुबार्सी और इनका पता नहीं क्या चालू रहता है, मेरे को नहीं पता है कुबार्सी का क्या है, वो क्यों नहीं खेलता, कभी खेलता है कभी नहीं खेलता है, कभी अच्छा खेलता है कभी अच्छा नहीं खेलता है। इसके अलावा एरिक गार्सिया का अकेला बंदा है डिफेंस में, इसको थोड़ी बहुत पड़ी है और बढ़िया खेल रहा है। उसके अलावा बार्सिलोना के पास काफी सारे डिफेंसिव स्ट्रगल्स है और अभी अभी तो बाल्डे का भी फॉर्म ड्रॉप हुआ है। बात करें मिडफील्ड की तो पेड्री आ जाएगा कुछ दिनों में वापस, आई थिंक 2 हफ्ते और लगेंगे पेड्री को वापस आने में। उसके बाद हमें और स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये चीज़ तो भाई फुटबॉल ने हमें पिछले 2 सीजन में सिखा दी है कि एक सिंगल प्लेयर, स्पेशली मिडफील्ड का जो एंकर होता है, वो कितना बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है आपके गेम को, अगर वो नहीं हो तो। मतलब कितनी टीम्स हमने देखी है जिनका ये मेन मिडफील्ड का कोई एक आदमी था मेन, वो इंजर्ड हो गया, उसका उनका पूरा सीजन क्रम्बल कर दिया। पेड्री खुशकिस्मती से बार्सिलोना पॉइंट ऑफ व्यू से 1 महीने के लिए इंजर्ड हुआ, लेकिन वो 1 महीने में हमें दिख गया है कि मिडफील्ड कितनी इंपॉर्टेंट थी पेड्री की वजह से। बात करें रियल मैड्रिड की तो रियल मैड्रिड भी भूखी है, जिस तरीके से मैंने मैन सिटी के बारे में बोला था कि पिछला सीजन कुछ नहीं जीता, इस सीजन बहुत भूख है, एक रिवेंज की आग है, वो आग रियल मैड्रिड में भी दिखती है। लेकिन इनके पर्सनल इश्यूज अगर सॉल्व हो जाए तो बेहतर होगा आगे सीजन पे फोकस करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ड्रेसिंग रूम नहीं है जहाँ पे सब लोग कनेक्टेड है, जहाँ पे सबके पास मेंटालिटी है, उसके बिना आप टाइटल तो नहीं जीत सकते। उसके बाद मिड सीजन मैनेजर चेंज हो जाना भी थोड़ा डिमोटिवेट कर देता है स्क्वाड को। अब यहाँ से काफ़ी सारी बात आ जाती है इंडिविजुअल बैटल्स पे प्लेयर्स की। अगर आप मीडिया की स्टोरी लाइन को देखेंगे, अगर आप इंटरनेट को देखेंगे, तो वो जनरली इस बात पे बात करेंगे कि क्या लमीन यमाल वर्सेस एम्बाप्पे या रफीनिया वर्सेस विनीशियस, इस टाइप का प्रोपेगेंडा ज़्यादा चलेगा अब, क्योंकि जब आप इतने बड़े बड़े क्लब्स के लिए खेलते हैं और ये 2 बड़े बड़े क्लब्स अपनी डिस्ट्रिक्ट लीग में टाइटल के लिए इतना बुरी तरीके से राइवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअल बैटल्स बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर स्टेप अप करता है। बार्सिलोना में हमने देखा है कि इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत ज़्यादा, गेम खराब भी जा रहा है तो उनका कोई ना कोई प्लेयर अपनी क्वालिटी दिखा के मैच को जिता देता है। जब वैसे तो जनरली अच्छा ही खेल रहे हैं, लेकिन अगर किसी मैच में उनके गोल वोल नहीं आ रहे तो इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। रियल मैड्रिड में कुछ मैचेस में नहीं, हर मैच में ही इंडिविजुअल क्वालिटी मैटर करती है। आप नहीं कह सकते कि रियल मैड्रिड की टीम बहुत बढ़िया तरीके से फंक्शन कर रही है प्रॉपर टीम की तरह और हर बंदा अपना काम कर रहा है। देखो, हर मैच में तुम कभी ना कभी पेनल्टी दे देते हो, कभी पेनल्टी अर्न कर लेते हो, कभी रेड कार्ड खा लेते हो, कभी प्लेयर के झगड़े हो जाते हैं, कभी प्लेयर के मैनेजर के झगड़े हो जाते हैं। एम्बाप्पे है जो खेल रहा है, जो आपकी टीम को आगे लेकर जा रहा है। मैं अगेन कहूंगा कि रियल मैड्रिड कैसी भी टीम हो, हमें नहीं भूलना चाहिए कि रियल मैड्रिड है, और रियल मैड्रिड वो टीम है जो 3 मिनट में 2 गोल मार सकती है, जो एक जीते जिताए मैच को खा सकती है, जो चैंपियंस लीग 15 बार जीत चुकी है। रियल मैड्रिड तो ये कर सकती है। रियल मैड्रिड मैं कभी भी काउंट आउट नहीं करूंगा टाइटल रेस से। अगर उनके पास 10 पॉइंट का भी गैप हो जाए तो भी मैं नहीं कहूंगा कि रियल मैड्रिड आउट है, क्योंकि वो ऐसी टीम है भाई, पूरे यूनिवर्स में किसी टीम के पास उस लेवल की मेंटालिटी नहीं है जो रियल मैड्रिड के पास है। इसके बाद थोड़ी बात करते हैं लीग 1 के बारे में, जहाँ पे पीएसजी और रेसिंग क्लब दी लॉन्च का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्टेस्ट चालू है। अब यहाँ पे देखो, काफी सारे लोग बोलेंगे कि लॉन्च जो है वो कुछ टाइम के लिए अपना ड्रामा चलाएगी, कुछ टाइम तक आगे रहेगी, इवेंचुअली पीएसजी जीत जाएगी, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास स्क्वाड बहुत अच्छी है, उनके पास क्वालिटी है। लेकिन ये बात मत भूलो मेरे भाइयों कि ऐसा नहीं है कि हर साल पीएसजी जीतती है। तुमको बोला होगा लोगों ने कि लीग 1 बहुत ज़्यादा वन साइडेड है, हर बार पीएसजी जीतती है, लीग 1 बेकार लीग है, ऐसा बोला होगा बहुत लोगों ने। कभी ना कभी मैं भी अपनी ज़िंदगी में बोलता था, लेकिन हर साल नहीं जीतती पीएसजी। कभी कभी ना बीच में लिल, मार्से, लियों, ये सबके झटके आते रहते हैं, और हो सकता है लॉन्च का झटका यही वो साल हो जहाँ पे एक दूसरी टीम आके उनको झटका दे फिर से और पीएसजी को बताए कि तुम अकेले नहीं हो लीग 1 में। लॉन्च की थोड़ी सी बात करें तो अटैकिंगली और डिफेंसिवली तो इतना नहीं बोला जा सकता, लेकिन इनकी जो मिडफील्ड है वो बहुत ही बढ़िया है। कुछ शानदार प्लेयर्स खेल रहे हैं, अपनी क्वालिटी बता रहे हैं, और मे बी हम देख ले कि पीएसजी को लॉन्च हरा दे, जो कि बहुत ही बढ़िया फुटबॉल स्टोरी होगी। और मुझे लगता है अगर आप एक न्यूट्रल फैन है तो हर न्यूट्रल फैन चाहेगा कि लॉन्च भी कहीं ना कहीं अपना टाइटल क्लेम करे और फुटबॉल को और एंटरटेनिंग बनाए। बात करनी होगी पीएसजी के थोड़े से फॉर्म ड्रॉप की। एग्जैक्टली ये फॉर्म ड्रॉप तो नहीं हुआ है, लेकिन उस लेवल की स्केयर ही नहीं दिख रही पीएसजी जो पिछले सीजन थी, जिसके बाद लग रहा था कि ये टीम इतनी इनविंसिबल हो गई है कि इसको दुनिया की कोई टीम नहीं हरा सकती। उस लेवल की टीम बन गई थी पीएसजी। लेकिन जो तरीके का ड्रॉप ऑफ आया है पीएसजी का, ये पर्टिकुलरली मैं नहीं कहूँगा कि रिजल्ट्स में आया, रिजल्ट्स फिर भी वो कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत हारते हो तो हर टीम ही हारती है। ड्रॉप ऑफ जो आया है मेन पीएसजी का, वो आया है उनके खेलने के सिस्टम में। जिस कॉन्फिडेंस से लुइस एनरिके ने डोनारुमा को बेचा था,
और उसका वो रिप्लेसमेंट लेकर आया था। अब पीएसजी के पास ये सिचुएशन है कि उनको आधे मैच में अपना फर्स्ट चॉइस गोलकीपर खेलना पड़ता है, आधे मैच में सेकंड चॉइस गोलकीपर खेलना पड़ता है। ऐसा लगता है फीफा खेल रही है पीएसजी। मिडफील्ड में विटीनिया को अप्रिशिएट करना होगा, विटीनिया ने अपना फॉर्म बिल्कुल नहीं गिरने दिया। तो ये बात हमने एक और सीखी इस सीजन फुटबॉल में कि नेम्स डोंट मैटर, आपको पोजीशंस को लिंकअप करना होगा, आपको प्लेयर्स के गेम स्टाइल को लिंकअप करना होगा। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये तीनों लीग्स आपके हिसाब से कितनी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, कौन जीतेगा, कौन सेकंड आएगा, क्या होगा, हमें तो नहीं पता भाई। बस इतना बोलना होगा कि ऐसे ही सीजन हमें फुटबॉल हर सीजन देते रहे तो जिंदगी बढ़िया कटती रहे। जाते जाते इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।